हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए एक नए जो ऊर्जा के साथ हम लोग मंगलकालीन इतिहास को जानने के लिए एक बेहतरीन तरीका से हम लोग चेष्टा करेंगे, जिसमें आप बड़ी दिन से सुनते आ रहे हैं जो मुगल शासक में आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि उसका संस्थापक बाबर था। तो आज हम लोग जो बाबर के बारे में इस प्रकार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें हमें नंबर दिलाने में काम करे या आ जाए तो वह एग्जामिनेशन छूट ना पाए। तो इस तरह से हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। जैसा कि इससे पहले बाबर के बारे में आप जान रहे थे कि बाबर मुगल काल का संस्थापक था, जो कि मुगल काल का प्रथम शासक भी था। और उसके साथ साथ आपने बहुत चीज देखा कि यह अपनी आत्मकथा खुद स्वयं अपने से लिखा, किसी अन्य प्रकार के लोगों की जरूरत नहीं थी। तो यह जो शिक्षा, इससे यह पता चलता है कि जो बाबर था वह शिक्षित था, वह शिक्षा के बारे में जानता था। तो इस तरह से बाबर कहाँ पर जन्मा, बाबर पहले कहाँ का शासक था, किस माने कि कुल का था, इसके माता पिता कौन थे, उसके बाद निवासी कहाँ का था, उसके बाद जन्म से लेकर के मरण तक इसका कार्यकाल क्या रहा, उसके बाद इसके बारे में जो शासक की इसकी प्रेरणा आई कहाँ से, और यह शासक बनने के बाद किया क्या, और उसके बाद इसका हम लोग जितने भी इसके द्वारा जो किए गए संघर्ष और जो यह कार्य किया है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके अलावे अन्य जो शासक है उनके भी बारे में इसी प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें सीखना है, यहाँ पढ़ना नहीं है। अपने दिल और दिमाग से हटा दीजिए पढ़ना, सीखना एक हमारे लिए एक नई रणनीति का चुनौती देता है। यदि हम सीखने की इच्छुक अपने अंदर सीखने की चाह रखते हैं तो बहुत कुछ कर पाएंगे, या हम किसी भी एग्जामिनेशन में हार की मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यदि आप पढ़ने का यदि आदत डाले हो तो हम कहेंगे उसे सुधार दो। आज के बाद केवल बस जो भी करना है सीखना है। सीखना और पढ़ना में बहुत अंतर है। पढ़ना मतलब बार बार कोई चीजों को दोहराना और उसको रट्टा मारना, सीखना मतलब उसको बारीकी तौर पर उसको समझते हुए आगे की ओर बढ़ना। तो सीखने में आप बहुत सारे ऐसे कार्य को सीखते हो जिसमें अभिरुचि और तरंग नई ऊर्जा आपको कार्य में आती है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे बाबर के बारे में। तो चलिए देखिए, बाबर का आपने सही सुना। क्या सुना? कि बाबर मुगल का प्रथम शासक था, जिसने अपने जो जीवन काल में एक इतिहास का मॉडल बनाया। उस इतिहास के मॉडल को आज हम लोग एक बेहतरीन तरीका से पढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं, ताकि कि मुगल काल कभी हम इस प्रकार से अध्ययन कर लें कि फिर भूले ना। तो उसी तरीका से आज हम लोग मुगल काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि यह सदैव के लिए हमारे अंदर एक इस प्रकार से इसकी जानकारी आ जाए, जिससे कि हमारे जहां आवश्यकता पड़े वहां पर कार्य आए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जो संगठित किए हैं, सुसंगठित किए हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बाबर का जो जन्म होता है फरगाना में होता है। यह मध्य एशिया का था और साथ में वहीं का यह शासक बना रहा कुछ दिनों तक। लेकिन वहां पर जब समरकंद का यह फरगाना जो मध्य एशिया में पड़ता है, तो वहां पर समरकंद का यह शासक बना 11 वर्ष की अवस्था में, इसके पिता के मरने के बाद। तो उसके 100 दिन के बाद होता क्या है कि वहां पर इसे
एक युद्ध की सामना करना पड़ता है और वहाँ पर यह इस प्रकार से हार जाता है कि वह गद्दी छोड़ कर के मैं एक प्रकार से वह इधर-उधर का ठोकर खाने लगता है। लेकिन यह अपने अंदर धैर्य और साहस बनाए रखा और दूसरी बार यह जब काबुल का शासक बना तो वहाँ पर भी कुछ ही दिन तक रहा दूसरी बार, लेकिन फिर भी वहाँ से इसकी स्थिति क्या होती है अन्य शासकों के द्वारा युद्ध के दौरान हार जाता है। फिर यह 1510 में बाबर ने करता क्या चीज है कि फिर अपनी साहस और धैर्यता के बल पर इसने फिर भी समरकंद का शासक फिर बनता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वहां से फिर तीसरी बार भी यह हार जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से इसकी स्थिति बन जाती है नाजुक, जिससे कि यह एक ऐसे बेघर हो जाता है कि जहाँ से इसको माइंड में और इसके लिए शून्य की प्राप्ति होती है। तब उसी के बाद इब्राहिम लोदी का जो भाई था उसी के कहने पर यह भारत में आता है और इसने इसका संघर्ष भी दिया, जिसके बाद आने के बाद यह ये भारत में आने के बाद यह पानीपत का लड़ाई लड़ा, फिर उसके बाद खानवा का लड़ा, फिर उसके बाद घाघरा का चंदेरी का लड़ा, उसके बाद घाघरा का लड़ा। उसके बाद इसकी अफीम और जो अफीम और इसके अलावे जो थे अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ को यह सेवन करता था, जो कि यह जैसे ही चंदेरी का युद्ध 1528 में जीतता है, उसी के बाद इसके नासा अधिक होने के कारण इसके जो स्वास्थ्य थे लगातार उसमें बिगड़ते चला गया, जिससे कि बाबर को एक संकेत मिल चुका था कि अब हम लंबे समय का एक मेहमान नहीं रहे, अब हमको यथाशीघ्र ही कम ही समय में इस देश को छोड़ करके, इस मुल्क को छोड़ करके जाना है। जब यह 1529 की जब चंदेरी का युद्ध लड़ता है, तो उसी समय जब जीतने के बाद जब यहाँ पर जब चंदेरी का युद्ध जीतता है, तो वह अपने पुत्र हुमायूं से यह संदेशा देता है कि देखो, हमारे ना रहने पर अपने भाइयों के साथ सद्भावना की विचार रखना, ताकि ऐसा ना करना कि अपने भाई को ही शोषण हम करें। तो इस तरह से बाबर ने जो भारत में आया, तो इसने जब पहली बार आया पानीपत का लड़ाई लड़ा, तो उसमें इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी यह दिल्ली का शासक था, दिल्ली उसी के हाथ में था और उसी साथ में एक जो राणा सांगा थे जो आपको एक तरह से राजस्थान का मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने जब हराया इब्राहिम लोदी से जब युद्ध किया जो आपको बाबर, तो उस समय ये खुशी किसको मिला? राणा सांगा को मिला। उसके बाद जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया, तो उसी समय मुगल काल का स्थापना भारत में करता है। ये जो मुगल जो शब्द जो आया है, यह मंगोल से आया है और इसके साथ साथ यह बाबर ने और क्या करता है कि जब यह दिल्ली की सपना यह हमेशा देखता रहता है कि दिल्ली का शासक मैं, समझाया, दिल्ली पर मेरा शासन हो, उस गद्दी पर मैं बैठूं। इस प्रकार से बाबर की जो मनोकामना थी और जो इच्छा थी, वह शासक के लिए अति तीव्र थी। तो उसके बाद होता क्या चीज है, जब पानीपत के युद्ध में जब बाबर हार जाता आपको सॉरी जब इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो उसी का मौका पा करके 100-200 क्षेत्रों को राणा सांगा ने अपने अंदर मिला लेते हैं और उसके बाद जिसको हराया था बाबर, उसी का साथ राणा सांगा ने दिया, उसका संरक्षण दिया। इस तरह से करता क्या चीज है कि बाबर को यहाँ पर बड़ा बुरा लगता है और इसीलिए जो दूसरा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध, उसमें राणा सांगा को बहुत बुरी तरह से हराया और राजपूतों को वहीं से यह अपने निशाने पर ले लेता है। उसके बाद इसकी जो इच्छाएं थी और बढ़ती गई और इसके इब्राहिम लोदी के जो भाई था और उसके बाद अफगान के जो बंगाल के उस समय शासक कुछ थे, उनको भी एक तरह से हरा करके यह चाहता था कि हमारे आगे किसी का बोलबाला ना रहे, जो रहे हम रहे। तो इस तरह से बाबर ने
कुल भारत में 4 युद्ध किया और लड़ाइयाँ लड़ा और चारों का 4 यह अपने जीत का मुँह ही देखा, हार का नहीं देखा। जो इसकी बैकग्राउंड रही, इसके आत्मकथा और इसके जन्मभूमि के पृष्ठभूमि रहा, जहाँ पर इसने एक कम उम्र में 11 वर्ष में ही यह वहाँ से धैर्य और साहस की जो शिक्षा था, एक अच्छी तरह से सीखा था। और जो एक पढ़ा-लिखा, एक सुसंगठित इसकी शिक्षा थी, जिसमें राजनीतिक था, आर्थिक व्यवस्था था और उसके बाद ऐसी इसके पास ज्ञान था जिसमें यह पहले ही से प्राप्त कर लिया था। अब और उसके बाद यह उसी शिक्षा के उपरांत ही इसकी इच्छाएँ और जो इसकी जो शासक की जो स्वप्न आई, वह इसके अंदर बनती रही। यह जिस स्वप्न को देखा यह जिस स्वप्न को देखा और जो इच्छाएँ बनाया, उसे प्राप्ति करने के लिए यह दिन-रात एक कर दिया। तो इसके अंदर एक नशा थी, तो वही एक नशा थी, उस नशा के चलते इसने बहुत कुछ संघर्ष के रूप में किया। तो वही हम आपको भी कहते हैं, नशा करो ऐसी जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। नशा करो ऐसी जो तुम्हारी नींद उड़ा दे और हर एक समय तुम्हारे सपनों के लिए एक नई तरंग जगा दे। ऐसा ना करना है सपना कि जो हमें घर बैठा दे। तो यहाँ पर समझना है बाबर से। बाबर ने यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यदि उनसे 1 भी परसेंट अपने अंदर रणनीति और धैर्य और साहस ला देते हैं, तो मानो हमारी भी जो संघर्ष की लड़ाई लगी हुई है, उसमें भी हम सफल हो जाएँ। सफल हो जाने की एक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक बाबर के बारे में जाना और जो यहाँ पर सुसंगठित किए उसके माध्यम से बेहतरीन तरीका से और 4 चाँद लगा देने वाली जानकारियों को समझेंगे, ताकि कि बाबर के माध्यम से अन्य शासकों की जो शासन प्रशासन चला है और उसे समझने में हमें कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाबर के बारे में यदि बात करें, तो बाबर का शासन भारत में बाबर भारत में 4 युद्ध लड़ा था और इसका शासन यदि भारत की बात करें तो 26 से 30 तक रहा। एक बड़ा भी नहीं रहा कार्यकाल, एक छोटा भी कार्यकाल रहा, जिसमें इसने भारत में बहुत कुछ किया। जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा थे, ये भी एक मजबूत शासक थे, राजा थे, जिनके जड़ें को उजाड़ फेंका। कौन? बाबर। और उसके बाद इब्राहिम जो लोदी था, समझाया, जिससे इसका भाई एक गद्दी पर बैठने के लिए अनेकों बार लालच बढ़ाया और इच्छाएं रखा, लेकिन उसे तहस नहस मिटा दिया। और इससे पहले एक बात और है कि ऐसा बात नहीं था, यदि नहीं आया था तो उस समय भी संघर्ष चल रहा था राणा सांगा से, जो मेवाड़ के शासक थे, और एक इब्राहिम लोदी से। उसी बीच में ये जो इब्राहिम लोदी का जो भाई था, उसने मिल गया किसके तरफ? राणा सांगा के तरफ। और इस प्रकार से उसकी भी इच्छाएं थी कि अब लोदी को यहाँ पर दिल्ली का शासक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो उसके अंदर भी एक शासक की मनोकामना और एक गद्दी पाने की आ जाती है चेष्टा। तो इस तरह से 4 साल में इसने ऐसी इतिहास को पलट दिया बाबर भारत में, जिसको कि हम लोग आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए। यहाँ पर इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में होता है। फरगाना में इसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर को जो आज हम बाबर कहते हैं, इस बाबर का जो पूरा नाम रहता है, वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। मोहम्मद देखिए इस्लाम शब्द का एक क्या बोलते हैं टाइटल्स है, जैसे हम लोग लिखते हैं सिंह लिखते हैं और बहुत सारी चीज लिखते हैं, उसमें बाबर ने भी अपना ऐसा टाइटल्स जोड़ने की काम किया। और ऐसे भी इस्लाम लोग लिखते हैं, मोहम्मद लिखते हैं, खान लिखते हैं, अंसारी लिखते हैं, बहुत सारे चीज लिखते हैं। तो उनकी एक शीर्षक रहा, टाइटल रहा, तो उस पर नहीं जाना है। मृत्यु इसका 25 दिसंबर 1530 में, वही जो बताया गया था, अफीम भांग चरसी सब गांजा माजा कुल पीता था। समझ में आया?
क्योंकि अब इसकी ऐसी जिसको नशा जिसकी लग जाती है तो उसकी लत हो जाती है और लाख भी करने पर वो मानता नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नशा रखो ऐसी जो आपकी नींद उड़ा दे और कहीं कहीं कुछ मिले या ना मिले तुम्हारी जिंदगी संभाल दे। तो ऐसी चीज को रखो। तो इसकी नशा था, नशा के चलते कितनी अच्छी हमारी सबसे ज्यादा हम जिसको चाहते हैं वो हमारा जीवन है। इसके अलावा जितनी भी रिश्ताएं हैं वो केवल दिखौटी है और हम आप उसको निभा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ये अपने सुनहले अवसर जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया केवल नशा के चलते। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिता का नाम यदि बात कहें तो उमर शेख मिर्जा। जो इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, यहीं पर समझने की बात आपको है। यह अब्बू सैयद इसके पिता का यानी उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम था सदई अब्बू सदई था। इनका ये चौथा पुत्र था। कौन? उमर शेख मिर्जा। और इनका ये पहला लड़का बाबर था। इस तरह से यह जो थे एक प्रकार से ये जो इसके पिता थे एक प्रकार के मंगोल थे। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश किया। माता का नाम कुतुबुलु गगनीकार खानम। इसके साथ इनके संतानें कुल 8 थी, जिनमें से 3 लड़का थे, 3 बॉय थे और 5 लड़कियां थी। तो 3 लड़कों में से सबसे बड़ा बाबर था। 3 लड़कों में से सबसे बड़ा कौन था? बाबर था। तो यहाँ पर बाबर पहला लड़का रहता है जहांगीर। जहांगीर दूसरा बाबर का भाई रहता है, तीसरा का नासिर। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जहांगीर समझ में आया? जो अकबर का लड़का रहता है तो उसके बारे में मत समझिएगा। बाबर का ही भाई जहांगीर रहता है और तीसरा का नासिर। अब इसकी पुत्रियां 5, यहाँ पर पुत्रियां 5 थी। तो एक थी खाना जादा, मीर बेगम, उसके बाद शाह बानू बेगम, कादर, उसके बाद सकिया सुल्तान बेगम। इस तरह से इनकी 5 बहनें थी। किसका? बाबर का। इसके बाद निवासी की बात कहें तो उज्बेकिस्तान मूल मध्य एशिया का ये निवासी था बाबर। उसके बाद शिक्षा सुसंगठित, ये उस जिसमें इतिहास की इसके पास जानकारी था, साहित्य की था और राज व्यवस्था का था। जो यह तुर्की भाषा में अध्ययन किया था इसलिए तुर्की बहुत ज्यादा जानता था। ये जो तीनों को मिला करके इसी को कहा गया सुसंगठित शिक्षा। अब इसकी प्रारंभिक जो जीवन रहती है, इसने प्रारंभिक जो जीवन रहता है इसकी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह अपने माता पिता के संतानों में सबसे बड़ा संतान होने के कारण बाबर पितृपक्ष की ओर से यानी तैमूर, इसके जो पिता थे तैमूर वंशज के थे। वहां पर शायद हम लोग मंगोल कह रहे थे, ये इसलिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो तैमूर का 5वां वंशज था, यह अपने पिता के यदि अत्तू से देखा जाए, पिता के गोत्र से देखा जाए तो यह 5वां वंशज था। यहाँ पर समझ में आया? लेकिन माता की ओर से यदि इसको देखा जाए तो चंगेज खां, जो इसकी माता चंगेज खां के जो भाई थे, दूसरे भाई उसी की पुत्री थी जिसका नाम था यूनस खां। यानी और इसके माता की बात करे जाए तो इसकी माता चंगेज का यहाँ पर चंगेज के जो यहाँ पर सॉरी चंगेज का जो दूसरा पुत्र था, चंगेज खां का जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था यूनस। यूनस खां की ही पुत्री बाबर की माँ थी। तो इसके यहाँ से यदि देखा जाए तो यह वंशज से 14वीं शासक था और यह एक प्रकार का यह मंगोल थे। मंगोल यहीं से ऐसे हम लोग वहां पर मिस्टेक नहीं किए थे। यह दोनों तरफ से शासक के नाम पर आता है क्योंकि तैमूर के शासक से यदि देखा जाए तो ये 5वां था और माँ की तरफ से देखा जाए तो 14वां शासक था। तो इसकी माँ जो थी मंगोल की बेटी थी, इसलिए मंगोल का भी शासक इसको कहा जाता था। इसलिए घबराए ना, एक बेहतरीन तरीका से जानने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर इसकी माता मंगोल शासक यूनस खां की पुत्री थी। सुनाया? उसी का यह लड़का बाबर था और उस श्रेय से यदि देखा जाए तो यह 14वां वंशज का यह शासक बना। इस तरह से इस तरह से बाबर के रक्त में 2 शासक यानी पिता तैमूर
और ये ननिहाल ननिहाल में इसका नाना लगते थे चंगेज खां। चंगेज खां का दूसरा भाई जो यूनस था, सॉरी चंगेज खां का यहाँ पर भाई कह दे रहे हैं, यही मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर चंगेज खां जो थे बाबर का नाना थे, और उसके बाद जो चंगेज खां का दूसरा पुत्र था, जो उसकी पुत्री थी, इसकी माँ बाबर का, तो यह अपने ननिहाल की तरफ से देखा जाए तो मंगोल शासक 14वां था। पिता की तरफ से देखा जाए तो ये तैमूर शासक था, 5वां था। तैमूर शासक 5वां था। इस तरह से इसकी एक रहती है स्ट्रेटजी। और तो इस तरह से ये जो बाबर की थी बैकग्राउंड, उसमें यह पिता की तरफ से ये 5वां वंशज का था और ननिहाल की तरफ से 14वां था। यह अपने यूनस खां की पुत्री का बेटा था। इस तरह से बाबर के जो रक्त था, यानी बाबर के अंदर दो शासक, इसके पिता भी शासक थे, तैमूर भी और नाना भी थे मंगोल। तो इस तरह से ये दो शासक जो बड़ा भारी शासक थे, उन्हीं का रक्त इसके शरीर में उबल रहा था। यानी उनको यही लिखा गया कि दो शासक मध्य एशिया के वीरों का तैमूर, तुर्क, चंगेज खां, मंगोल का रक्त इसके शरीर के अंदर बह रहा था। अब आगे इसी कारण से बाबर को चगतई तुर्क कहा जाता है। चगतई तुर्क मंगोल से आया है, यानी मंगोल का वंशक अर्थ होता है। आगे मुंगल का नाम मंगोल से ही आया है, यानी जो मुंगल जो शब्द आया है मंगोल से आया है। इसलिए जो मुंगल काल जितने भी होते थे, जो मुंगल काल के जितने भी शासक थे, उन्होंने अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। इस तरह से एक क्या था, एक प्रकार का एक बाबर का एक जीवन की यात्रा। उसके बाद 8 जून 1494 को इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के बाद यह 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगाना का शासक समरकंद समरकंद पर अपना पूर्वज की राजधानी जो थी, पूर्वजों की राजधानी, इसके पूर्वजों की राजधानी समरकंद थी, उसका यह शासक बनता है आपको 1497 में। 1497 में वहां पर यह शासक बनता है। उसके बाद जब यह शासक बनता है तो उसके कुछ ही दिन के बाद वहां पर विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण 100 दिन के बाद वहां से इसे भागना पड़ा, यानी समरकंद से इसे भागना पड़ा। यानी पिता का जब मृत्यु हो जाता है तो 11 वर्ष की अवस्था में यह अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर 1497 में एक शासक का गद्दी को हासिल किया, लेकिन 100 दिन के बाद वहां से इसे भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर एक युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में यह क्या हुआ, हार गया। उसके बाद 1501 में प्रथम बार सैवानी खां ने हराया उसको। इसके बाद यह इधर उधर ठोकरें खाए और धैर्य एवं साहस बनाए रखने का काम किया। इसको पहली बार 1501 में फरगाना में जो सैवनी खां था, इसने इससे युद्ध किया बाबर से और हरा दिया, और इस तरह से हराया कि बाबर अपने गद्दी को छोड़कर भागा, क्योंकि जान से जाता। और इसने क्या किया, छोड़ करके भाग निकला, और उसके बाद इधर उधर ठोकर खाते रहा और अपने अंदर धैर्य और साहस बनाए रखा। ये समझता था कि आज नहीं तो कल हमें इस गद्दी को लेना है, लेकिन अभी अपने अंदर जो भी कमियां है, जिसको हमें तैयारी करना चाहिए, उसे करना है, उसे छोड़ना नहीं है। फिर यह 1504 में दूसरी बार काबुल का शासक बना। कहाँ का बना, काबुल का। फिर 1510 में ये तीसरी बार समरकंद को जीता, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद जो उज़्बेक सरदार अब्दुल्ला खां से युद्ध करना पड़ा, और इसमें यह तीसरी बार, दूसरी बार 1504 में और तीसरी बार इसने 1510 में उज़्बेक सरदार अब्दुल्ला खाने
से युद्ध किया और यहाँ पर भी ये क्या हुआ, हार गया। और ये इस एतकी पर जो हारा, तो इसकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई, इतनी नाजुक हो गई कि यह बेघर हो गया और अपने आप को संभालने में जो संभालने में इसको बहुत कठिनाई आई। तो इस तरह से यहाँ पर जब इसकी नाजुक स्थिति आई, तब यहीं पर होता क्या है कि जो बाबर बेघर हो जाने के कारण जब इसकी नाजुक स्थिति यहाँ पर हो जाती है, तो उसी समय पंजाब का जो सूबेदार दौलत खां लोधी था, यानी पंजाब का जो सूबेदार दौलत खां लोधी था, जो सिकंदर लोधी का भाई था, उसने इसे भारत पर आने का एक निमंत्रण देता है और उसी के कहने पर यह भारत आ भी जाता है। और भारत आ जाने के बाद इसने समया वो किया जो कि आपने अभी सुना कि 4 युद्ध किया। पानीपत का युद्ध लड़ा, उसके बाद खानवा का लड़ा, घाघरा का लड़ा, उसके बाद चंदेरी का लड़ा, उसके बाद अधिक नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण 1530 में अपनी अच्छी जीवन को खो दिया और सदैव के लिए चला गया। उसके बाद इसकी जो वंश का स्थापना था, इसके पुत्रों ने उसे आगे की ओर बढ़ाया, जिसमें इसका वंशज जो हुमायूं और उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को सुनते रहते हैं। तो इस तरह से इसका एक शासन प्रशासन चलने का काम किया और इस तरह से एक बाबर का एक शुरुआती दौरा रहता है, भारत में एक इतिहास बनाने की सपना रहता है। तो हम लोग यहाँ पर अब इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। जो बाबर का भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये चीज कि भारत में कैसे प्रवेश हुआ। वह भारत के अंदर आने में उसे किसने मदद किया। तो देखिए भारत में प्रवेश बाबर की जब इस नाजुक स्थिति हो गई समरकंद में, तो वहां पर वह चारों तरफ से घिर गया, तब इसको आगे की ओर एक नया रास्ता दिखलाने में भारतीय मतलब कि सूबेदारों का एक प्रकार से योगदान रहा बाबर को, क्योंकि भारत में इसको लाने के लिए ये 2 लोग का सहयोग था। पहला जो इब्राहिम लोदी का भाई जो सूबेदार जो था, उसने सूबेदार जो बाबर का भाई जो था, उसने दौलत खां और उसके बाद इसके अलावे आलम खां लोधी, ये दोनों ने भारत में बाबर को आने का और या भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, जिससे यह 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध यह हरियाणा में किया और इस युद्ध में इसका जीत हुआ। बाबर का पहला भारत में जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत का था और इसके जीतने के बाद वह भारत में मुगल काल का जो साम्राज्य स्थापित किया। मुगल जो काल का जो साम्राज्य था उसे स्थापित किया। तब इस तरह से हम देखेंगे कि भारत में बाबर ने कुल कितने युद्ध को लड़ा था और कितने युद्ध लड़ा और कितने युद्ध जीता। तो उसमें देखिए भारत में ये 4 युद्ध लड़ा था, कुल 4 युद्ध लड़ा था और चारों के 4 युद्ध बाबर ने उसमें विजेता हुआ और इस तरह से यह भारत में अपनी शक्ति और सत्ता को इस प्रकार से सुदृढ़ और बढ़ाया, जिससे कि उसकी बोलबाला कई वर्षों तक रहता है, जिससे इसके आने वाले जो पीढ़ी थी उसने भी भारत पर क्या किया, राज किया। तो यहाँ पर जब यह पानीपत का युद्ध जब लड़ा, जो इब्राहिम लोदी था, जब उसको जब हराया, तब इसने आगे की ओर जो इसकी इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का राजा था, तो उसे दिल्ली छीनने के बाद यह अपनी राजधानी जो दिल्ली पहले इब्राहिम लोदी
जो बैठता था वो दिल्ली में, तो उस राजधानी को यह स्थानांतरित किया आगरा में। और आगरा जो था गंगा के मध्य स्थित में गंगा के मध्य मैदान में क्या था स्थित था, वहीं पर अपना राजधानी बनाया। और आगरा बनाने के बाद इसने आगे की ओर इसने अपनी जैसे कि यहाँ पर जो मध्य भारत और राजस्थान के लिए यह जो आगरा था वह इस प्रकार का केंद्र था जहाँ पर इसे उन क्षेत्रों पर अभियान करना, प्रशासन सैनिक अभियान करना और अपने क्षेत्रों को एक प्रकार से कायम रखना, उसके लिए इसे एक आसानी था। इसलिए यह अपना राजधानी जो आगरा में बनाया। तो ये बाबर कुल भारत में 4 युद्ध लड़ा था, जिसमें पहला आता है पानीपत का युद्ध। इसकी पहली युद्ध थी और यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो था उसका भाई पंजाब में सूबेदार था। वह नहीं चाहता था कि मेरा भाई मतलब कि दिल्ली का राजा बने। इसकी आकांक्षा रख करके बाबर को वह निमंत्रण दिया था 2 लोग, एक आपको आलम खान और एक इसका भाई दौलत खान। अब इस प्रकार से यदि आगे हम लोग देखते हैं तो बाबर इस युद्ध में जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, यहाँ पर उसे हार की मुंह देखना पड़ा। और इस तरह से इब्राहिम लोदी जो अफगान का यानी अफगान का अंतिम शासक रहता है और पानीपत के युद्ध में बाबर इसको बुरी तरह से हरा देता है। इस तरह से पानीपत में कुल जो पानीपत हरियाणा है वहां पर 3 युद्ध हुआ था। पहला आपको पानीपत का युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर ने खुद ही अपने आप को विजेता घोषित हुआ। 5 नवंबर 1556 को अकबर ने फिर पानीपत का दूसरी लड़ाई लड़ा। वो पानीपत में ही दूसरी लड़ाई हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जो हिंदू शासक था दिल्ली का था। और इसको हराने के बाद अकबर ने दिल्ली को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। उसके बाद तीसरा युद्ध पानीपत में हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह के बीच में। और अहमद शाह ने यहाँ पर अपनी एक अच्छी यहाँ पर प्रदर्शन किया और इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो बाबर का जो दूसरा युद्ध होता है खानावा का युद्ध 16 मार्च 1527 में। हाँ, आपने सही सुना। ये जो खानावा का युद्ध था 16 मार्च 1527 में और किसी से नहीं था, मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा थे उन्हीं से युद्ध बाबर ने लड़ा। कारण यहाँ पर यह था कि जब बाबर को निमंत्रण दिया गया, बाबर जब आया तो उस समय कहीं न कहीं इनकी यदि देखा जाए इतिहास के स्रोतों से, यदि पन्ना को पढ़ करके यहाँ पर समझा जाए तो वहाँ पर जो राणा सांगा थे, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में संघर्ष चल रहा था क्योंकि मेवाड़ के राजा थे और ये भी प्रतापी राजा थे और उधर लोदी भी अपना क्षेत्र अभियान को बढ़ाने में लगा हुआ था। इसलिए कहा जाता है ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती है। इधर राणा सांगा भी अपने वीरता और बल पर जाने जाते थे और उधर इब्राहिम लोदी भी अपना एक लोदी वंश का प्रसार के लिए वह अग्रणीय था। वो भी चाहता था कि मतलब कि अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाए। इस तरह किसी न किसी यदि स्रोत से देखा जाए तो यहाँ पर राणा सांगा और उसके बाद इब्राहिम लोदी के बीच में मतभेद और एक प्रकार का एक दूसरे के ऊपर ऐसी अंदर अंदर भावनाएं थी कि एक दूसरे के ऊपर हावी थे, यानी अटैक करने की नौबत थी। तभी उसी समय एक अवसर मिल जाता है बाबर को और बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को इस प्रकार से हराता है कि उसे अपनी उसकी सत्ता को छीन लेते हैं। तो वहां पर चांस पा करके, अवसर पा करके इसकी एक प्रकार से राणा सांगा की भी इच्छा यही थी। तो राणा सांगा ने जो यहाँ पर जब बाबर को हराया इब्राहिम लोदी को, तो वहां पर राणा सांगा ने अपने महत्वाकांक्षा इच्छाओं को आगे की ओर करते हुए इन्होंने जो अफगान का जो एरिया था उसमें 100 क्षेत्रों को यानी 100 गांवों को इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया उस समय। और उसके बाद उस समय तत्कालीन स्थिति बना हुआ था, बाबर अच्छी तरह से समझ नहीं पाया और उसी समय राणा
सांगा ने एक और गलती किया कि जिसको हराया था बाबर उसी को संरक्षण दिया। तो यहाँ पर बाबर को थोड़ा-सा बुरा लगा। राणा सांगा के बारे में उसने जब ये स्थिति को देखता है तो उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है। बुरा लगने के कारण उसने जो आने वाले समय में इसने अपनी ऐसी ध्यान एकाग्र करके राणा सांगा पर ही अपना युद्ध का प्लान बनाया और ढेर दिन नहीं गया और कुछ ही वर्ष एक ही वर्ष बीता उसी के उपरांत एक युद्ध का फिर रणभूमि और पृष्ठभूमि तैयार हो गई और उसमें दो मतलब एक प्रकार से वीरों के बीच में और दमेदार एक प्रकार से युद्ध हुआ जिसके जो बाबर और राणा सांगा। तो यहाँ पर जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा और इनकी एक गलती भी थी यहाँ पर क्योंकि अफगानों को इन्होंने संरक्षण दिया था। ऐसी स्थिति को सुनने के बाद बाबर को बुरा लगा, इसलिए पीछे की जो विगत बातें थी उसका भी एक जो दुख और या कष्ट जो बाबर के दिल और दिमागों में बहुत दिनों से एक पीड़ा बन करके फूटा और राणा सांगा से युद्ध किया और इस युद्ध में जो राणा बाबर थे राणा सांगा को बुरी तरह से हराया और उनके क्षेत्राधिकार को भी अपने क्षेत्राधिकार में मिला लिया और यहीं पर जो राणा सांगा के जब हार हो जाती है तो बाबर ने राजपूत के प्रथम राजपूत शासक को यहाँ पर हराया था और हराने के बाद इसने अपनी शक्ति को और सुदृढ़ अपने आप को और यह शक्तिशाली समझा और जब यह अपने आप को शक्तिशाली समझा तब यहीं से अपना शक्ति को बढ़ाते हुए और आकांक्षाओं को बढ़ाते हुए बिहार और उसके बाद बंगाल की तरफ जो अफगान शासक थे उनके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र कर लिया क्योंकि ये नहीं चाहता था यह इसके अंदर एक सपना और ललक थी कि हम संपूर्ण भारत के शासक को अंत करके अपना साम्राज्य को विस्तार करें ताकि हमारे अलावे कोई हमारा अवरोध करने वाला ना रहे। ऐसी महत्वाकांक्षा से यह बंगाल की ओर बढ़ा और अफगान जो शासक थे उनके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र किया और इधर हम थोड़ा हम लोग नोट्स किए राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा की जो एक शासक जो थे मेवाड़ का यह 1509 से 1527 तक चलाए थे जो कि इतनी लंबी समय तक चलती आ रही इनकी जो शासन प्रशासन था उसे एक ही साल के अंदर में यानी बाबर के आने के बाद जब भारत में आया तो इतनी लंबी से चलते हुए यानी जोड़ा जाए तो इनकी कम से कम 18 साल की जो सत्ता चल रही थी उसे बाबर केवल मात्र एक साल के अंदर में उसे उजाड़ फेंका और यहीं पर जो राणा सांगा को एक हार की जो हार का मुंह देखना पड़ा तो यहाँ पर राणा सांगा भी एक अपने आप को मेवाड़ का एक शक्तिशाली राजपूत शासक के रूप में जाने जाते थे। इनके दो पुत्र थे, एक भोजराज एक रतन सिंह द्वितीय और एक लड़की थी आनंदी बाई। राणा सांगा के दो पुत्र थे भोजराज रतन सिंह द्वितीय और उसके बाद आनंदी बाई ये इनके दो पुत्र एक पुत्री थी और कहा यहीं पर आपने सुना है कि जो मीराबाई थी जो कृष्ण का एक प्रकार की प्रेमिका मानी जाती थी उसका विवाह यहीं पर भोजराज से हुआ था 1516 में और 1521 में इनका अकाल मृत्यु हो गया भोजराज का। तब उसके बाद यह मीराबाई अपना सन्यासी का रूप धारण कर ली और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और इस प्रकार से आपने सुना होगा हिंदियों में कि कृष्ण को मीराबाई अपनी पति के रूप में देखना और स्वीकृत की। तो इसी भोजराज से मीराबाई का यहाँ पर शादी भी हुआ था और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इनके सत्ता के बीच की कहानी है। 15 जब यह राजा थे उसी समय की ये घटनाएं भी हो रही थी और घटना भी घटी थी। अब इसके बाद हम यदि देखें बाबर को तो बाबर का आपने सुना ही कि जब यह पानीपत का युद्ध को जीता तो उसके बाद अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा लाया। आगरा से इसको राजस्थान और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इसको अपना अभियान करने में सैन्य प्रशासन को बढ़ाने में और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में एक मदद दिया क्या चीज आगरा। तो इस तरह से हम लोग इसके अलावे और भी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाबर के बारे में। अभी दो युद्ध और देखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पानीपत का खनावा का युद्ध हम लोग देखे। अब अगला हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर अब हम लोग बाबर के द्वारा जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, उसे हम लोग देखेंगे कि चंदेरी का युद्ध में बाबर ने क्या किया और बाबर के द्वारा क्या परिणाम आए इस युद्ध में। तो चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 को हुआ था। यह युद्ध बाबर के ही द्वारा लड़ा गया था और यह युद्ध राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुआ, जो मालवा का यह राजा थे और मालवा पर इन्हीं का बोलबाला था और इनके अलावे उस पर किसी का बोलबाला नहीं था। तो इस जड़ को मालवा पर आगे बाबर ने अपना इच्छा को बढ़ाते हुए और प्रबल करते हुए मालवा के ऊपर जब यह आक्रमण किया, तो वहां पर राजपूत शासक मेदिनी राय से यह टकरा जाता है और वहां पर एक दमेदार युद्ध होता है दोनों के बीच में। इधर मेदिनी राय भी एक अच्छे राजा शासक भी थे और इधर बाबर भी। और उस युद्ध में होता क्या है कि बाबर अपने उस युद्ध को जीतने में सफल रहा और जीतने के बाद इस युद्ध में जब यह जीता और मालवा पर जब यह अधिकार कर लिया, तो इसका एक जो अंदर से मनोबल और संघर्ष या कह लो घमंड इतने बढ़ गया कि इसकी इच्छाएं और प्रबल हो गई और यह संघर्ष के लिए कोशिश करता रहा और यहीं पर यह घमंड में आकर एक गलतियां कर बैठता है, जो खुद को, ये आप जानते हो ना, कोई किसी से नहीं हारता है तो अपने आप से हारता है। तो यहाँ पर इसने जब इसके अंदर घमंड आया तो इसने एक गलत मार्ग अपना लिया और वह गलत मार्ग क्या रहा, तो इसकी गलत मार्ग रहा कि इस युद्ध के जीतने के बाद यह जो मदिरा पान था उसके ऊपर इसका ध्यान केंद्रित हो जाता है और खुशियों में अनेक प्रकार के मदिरा पान करने लगा। भांग एवं अफीम लगातार सेवन इसकी करने लगा, जिसके कारण यह इसके शरीर को झकझोर दिया और ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वे हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारी एक अच्छी नीति और कूटनीति पर सोचने और विचारने में यह क्षति पहुंचाते हैं। तो इसने वही किया जो किसी ने इसके साथ नहीं किया, क्योंकि यह एक शासक भी था और इसका बोलबाला भी था, इसलिए यह घमंड में और या कह लो अपने खुशियों के जश्न में यहाँ पर एक गलतियां कर बैठता है, जो इसकी जड़ें जो थी उसमें इसको उखाड़ने में या इसे निर्बल बनाने में एक अहम भूमिका मदिरा पान बनाया। तो मदिरा पान, भांग एवं अफीम को सेवन लगातार करने लगा, जिससे इसकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी और इस तरह से यह 25 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर ने क्या किया कि जब इसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लगातार बीमार होने लगा, तो उसी समय इसने एक चालाकी की और अपने जो पुत्र इसका जो बड़ा था हुमायूं, उसे एक आश्वासन लिया कि उसे बुलाया और उससे एकाग्र में बात किया कि देखो अब हम लंबे समय का मेहमान नहीं रहे, कुछ ही दिन के बाद हमारी जो मौत है उसकी बुलावा आ चुकी है और हम ये चाहते हैं कि मेरे ना रहने पर अपने जो भाई हैं उनके बीच अच्छा व्यवहार करना। ऐसे यह हुमायूं से कहता है और हुमायूं ने जिस प्रकार से इसने कहा उसकी भावनाओं को समझते हुए हुमायूं ने यहाँ पर एक बड़ा जिम्मेवारी जब उसे मिली तो उसने वचनबद्ध भी किया कि ठीक है और जो आप कहिएगा मैं उसका पालन करूंगा और वही हुआ। इसके मरने के बाद भी हुमायूं जो अपना जो भाई थे, इसके बाबर को कुल 9 पुत्र एवं पुत्रियां थी। कुल मिला के इनके पुत्र कुल 9 थे, जिसमें पुत्रियां का कई नाम आता है और पुत्र इसके जो थे 4 थे, जिससे सबसे बड़ा कौन था, हुमायूं था। और इसके मरने के बाद भी अपने कार्यकाल में 1530 से 40 में अपने भाइयों को जैसे अपने शासक रहा वैसे उनको भी क्षेत्रों को समान रूप से बांटा और सामान्य नजरों से उन्हें देखा। तो अपने जो पैतृक और पिता का जो आदेश था उस आदेश
आदेश का पालन किया और उनके द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण किया यहाँ पर हुमायूं। और इसके आगे होता क्या चीज है कि इसके जो स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो इस प्रकार से आश्वासन लिया। तो यहाँ पर लिखा गया कुल पुत्र इसे 9 थे, सुनाया। और निधन इसने हुमायूं से अपना भाइयों के साथ सद्व्यवहार के आश्वासन लिया, जिसमें इसके कुल पुत्र 9 थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, यह उत्तराधिकारी बना। और कामरान था, ये भी दूसरा उत्तराधिकारी बना। हिंदाल था तीसरा पुत्र, ये भी उत्तराधिकारी बना। अस्करी था, ये भी उत्तराधिकारी बना। तो इसने ये समान रूप से अपने क्षेत्रों को बांटा, किसने? हुमायूं। और इस तरह से अपने सत्ता को चलाने में एक सफल रहा। और 10 साल की एक बड़ी नहीं तो छोटी भी यह सत्ता हुमायूं ने चलाया। अब इसके बाद हम चलते हैं, जब यह युद्ध जीत गया और जब ऐसे आश्वासन ले लिया, तो अब यहाँ बाबर को एक संकेत मिल गया था कि अब हम लंबे समय का नहीं है। तो इसने क्या किया आगे कि इब्राहिम लोदी का जो भाई महमूद खां लोदी था, जो अफगान के साथ सरगाना से मिला हुआ था, तो इसने क्या किया, उनके ऊपर अपना ध्यान करता है और इनके ऊपर जो बंगाल था, बंगाल के ऊपर यह क्या किया, चढ़ाई किया और वहां से इन दोनों को क्या किया, भगा दिया और वहां पर डेरा डाल दिया, जिससे एक नया युद्ध का फिर पृष्ठभूमि बन जाता है। बाबर और किसी से नहीं, जिसने निमंत्रण दिया था बाबर को, नया उसी के साथ फिर एक नई पृष्ठभूमि युद्ध की बनती है। और कहा जाता है कि सत्ता के आगे कोई अपना सगा नहीं होता है, न कोई अपना होता है। सत्ता की वो शक्ति होती है जिसे दिनों दिन और रातों रात जला करके अंगार कर देती है। जो सत्तों का चाह में रहते हैं वो किसी को अपना नहीं समझते हैं, कभी भी नहीं। और वह जो पॉलिटिकल एक रणनीतियों का वह एक हमेशा प्रदर्शन लोगों के बीच में करते हैं। तो ये सत्ता का जो आग था, जो इच्छाएं थी, यही एक पृष्ठभूमि तैयार करी युद्ध का। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बाबर को यदि कहा जाए भारत में लाने में, तो ये जो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद खान लोदी था, इसका अहम भूमिका था। और इसी को आ जाने के बाद बाबर को इसने जब बुलाया तो इब्राहिम लोदी को हराया, तो उसमें भी जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे, उन्होंने एक अपना भी इसको युद्ध आक्रमण करने के लिए लोदी के ऊपर उन्होंने भी एक अपने मंत्रियों के द्वारा मैसेज बाबर के पास भिजवाए थे। तो आपने देखा कि जिन लोगों ने साथ भी दिया, उनके भी साथ बाबर ने एक अपना युद्ध की नीति बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे आगे कोई दूसरा राजा रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जब पृष्ठभूमि बनती है क्या चीज का, घाघरा के युद्ध का। तो घाघरा के युद्ध में क्या करता है, बाबर हारता है या ये जो महमूद खां लोधी हारते हैं। अब इसी चीज को हम लोग को आगे देखना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट किए हैं। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ और इस युद्ध में बाबर की ही जीत होती है। महमूद खां लोधी और इसके सहयोगकर्ता नुसरत शाह, ये दोनों लोग को बुरी तरह से बाबर हराता है और अपना फिर क्षेत्राधिकार में 4 चांद लगा देता है। और इस तरह से 1529 का समय आ जाता है। और इस तरह से इसके बाद इस युद्ध के जीतने के बाद अब इसका डायरेक्ट मैसेज आता है क्या चीज का, 15 दिसंबर 1530 का जो सफर इसका रहा वह दुनिया से हमेशा के लिए अस्थायी हो गया और चला गया स्वर्गलोक में। और वहां पर भी अभी तक युद्ध जीतता रहा बाबर, क्योंकि बाबर की इच्छाएं मरने या जीने के बाद भी वही था जो अपना क्षेत्राधिकार को बढ़ाना था। तो इस तरह से जब तक यहाँ पर था युद्ध किया, 11 वर्ष की अवस्था में किया, इसलिए यह मरने के बाद भी जाकर के युद्ध करता रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग घाघरा के युद्ध से बाबर का अलविदाई को देखते हैं और यहीं से बाबर का युग क्या होता है, हमेशा के लिए समाप्त होता है। और यहीं से हमारा एक नया शासक फिर मुगल काल का हमें मिल जाता है, जिसका नाम रहता है हुमायूं। और इसका भी शासन एक 1530 से 1540 तक चला। उसके बाद फिर तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बाबर और राजपूत के बीच में संबंध। तो बाबर एक महत्वाकांक्षी था, जैसा कि आपने समझ रहे थे,
और देखा सुना अब तक जितने भी हुआ, तो राजपूत के बीच में बाबर में अंतर स्पष्ट यदि हम करते हैं तो सबसे पहले मेवाड़ के राजा आते हैं और उसके बाद दूसर का मालवा के जो मेदिनी राय आते हैं। इन दोनों के बीच में यदि हम अंतर समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि बाबर का राजपूतों से क्या संबंध रहा। तो यदि बात करते हैं राजपूत के बारे में, तो मेवाड़ का राजा जो राणा सांगा थे, तो उन्होंने जब बाबर काबुल में था तो वहां पर इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा था और उसमें मैसेज में लिखा था कि यदि बाबर आपकी इच्छा है तो आप जो आपको इब्राहिम लोदी है, जो इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली का राजा है, यदि उसके ऊपर यदि आप आक्रमण करते हैं तो उसमें हम लोग आपके आक्रमण में मदद देंगे। और इस तरह से उसने जो मैसेज दिया था, तो इस तरह से पता चल जाता है कि जो राजपूत थे और बाबर हालांकि आया भी था और तभी ना इब्राहिम लोदी को मारा और उसके बाद अपना क्षेत्र विस्तार किया और 4 युद्ध लड़ा। तो उसी प्रकार से यदि कहा जाए तो बाबर और उस शुरुआती दौर में बाबर और राजपूतों के बीच में कुछ अच्छे व्यवहार थे जिसमें कि भाईचारे थे, लेकिन जैसे ही इब्राहिम हार जाता है उसके बाद बाबर बन जाता है तो वहां पर सत्ते की जो लालच थी उसे झकझोर देती है और दोनों में एक मतभेद, एक बीजारोपण युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो जाता है। इसलिए बाबर पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के बाद इब्राहिम लोदी से लड़ा और जीतने के बाद दूसर का पृष्ठभूमि का तैयार करता है राणा सांगा के साथ और राणा सांगा को भी वही हाल किया जो इब्राहिम लोदी को किया। इस तरह से फिर आगे यदि हम बढ़ करके देखें तो यह अंतिम जो युद्ध होता है इसका अंतिम जो सॉरी उसके बाद यह 1528 में इसने दूसरा जो पृष्ठभूमि का तैयार करता है अपने युद्ध का, वह जो रहता है राजपूत के यदि साथ देखें तो इसका दूसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध और इस तरह कहें तो तीसरा युद्ध होता है बाबर का। तो दूसरा युद्ध जब ये लड़ता है चंदेरी का युद्ध, तो इसमें राजपूत शासक मेदिनी राय के ही साथ लड़ा और उसके बाद इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि यहाँ पर मालवा के क्षेत्र को देखने के बाद बाबर यहाँ पर एक प्रकार से आकांक्षा और साथ में इसकी जो इच्छाएं थी वह अधिक बढ़ा, जिसके कारण मेदिनी राय से इसने एक प्रकार से अपना युद्ध किया और मेदिनी राय को भी यहाँ पर हराया जो कि एक राजपूत शासक थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से यदि कहा जाए तो बाबर का राजपूतों के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं था। यह राजपूत, क्योंकि राजपूत जिस तरह से बाबर एक शक्तिशाली शासक था, उस समय का जो राजपूत भी शासक थे एक शक्तिशाली थे। तो इसने जानता था कि यदि हम इनसे भाईचारे रखेंगे तो हमें जो एक चाहिए सम्राट की उपाधि, जो निपुण चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसने अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए राजपूतों के साथ एक भाईचारा न रख करके एक रणनीतियों का प्रयोग करके और उनसे युद्ध लड़ा और उनको युद्ध में बुरी तरह से हराया और हराने के बाद इसने जो अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाया वह राजपूत शासक को कहीं न कहीं उनको धूल चटाया। तो इस तरह से यदि हम बात कहें तो राजपूत और बाबर के बीच में अच्छा संबंध नहीं दिखता है। तो यहीं से हम लोग का जो होता है बाबर का युग समाप्त होता है। हम लोग अब इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके बाद आने वाले जो शासक बाबर का जो पुत्र होता है हुमायूं, उसकी तरफ अपनी दिशा को रिफ्लेक्शन करेंगे और यहीं से होता है समाप्त। तो अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग के लिए मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि इससे भी बेहतरीन क्लास चले और होना चाहिए, जिससे कि और हमें एक जानकारी मिले, तो आपको इतनी मेहनत पर एक जो हमारी आपके साथ हुई है, यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और अपनी जो प्यार है उसे देना ना भूलें, क्योंकि हम सब मिलकर एक नए इतिहास की तरफ अपनी दिशा को मोड़ेंगे, जिसमें एक हमारी खुद की पहचान हो। अब तक किसी की पहचान पर कहा जाता है कि अब तक हम किसी की पहचान पर चलते रहे साहब, आज वो दिन आ गया है अपनी पहचान की झंडा गाड़ने का। तो इस तरह से यदि आप
को मैं फिर से कहूंगा, यदि अच्छा लगे तो वोट दीजिए, अच्छी वोट दीजिए, नियत बनाइए और दुविधा में ना रहे। दुविधा में रहने से ही बिहार बेरोजगार है। दुविधा से रहने में ही आज आप कुछ कर नहीं पाते हो। दुविधा में रहने से ही आपकी अच्छी नियत नहीं है। दुविधा में रहने से ही आप खुल करके कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये जो दुविधा शब्द जो आया है, तो उसे आप जड़ से उखाड़ फेंको और एक नई ऊर्जा और एक साहस अपने आप को क्या करो, तैयार करो। क्योंकि घर बनाना होता है तो अपना दिल और बुद्धि दिमाग लगाना होता है और किसी की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि साहब, घर बनाना अपनी एक सपना है और अपनी चाहत है। उसी प्रकार से आज आपको पढ़ने के लिए अपनी इच्छा और चाहत को पैदा करना है और रोष पैदा करना है। देखिए, रोष शब्द पर एक डायलॉग याद आया कि रोष ऐसी होती है जो तुझे नई रोष एक ऐसी कुंजी होती है जो तुम्हारे लिए एक नई रोशनी को बिछा सकती है। उसे पहचान लो तो तुम्हारी जिंदगी को संभाल सकती है। तो यहीं से हम लोग का एक क्लास समाप्त होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।